टारगेट आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में अब हम मध्य प्रदेश के इतिहास को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास जो थी मध्य प्रदेश के इतिहास की पहली क्लास थी, जिसमें हम मध्य प्रदेश में पाषाण काल के बारे में चर्चा की थी, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो प्रारंभिक उल्लेख मिलता है इतिहास में वो पाषाण काल में मिलता है। और पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल मध्य प्रदेश में पाए गए थे उनमें हमने चर्चा की थी। ठीक है, अब देखिए पाषाण काल का जो समय था, पाषाण काल का समय 3 लाख बीसी से लेकर आप देखिए 2500 बीसी तक का जो समय था वो पाषाण काल का था। अब क्या होता है कि जो दूसरा, जैसे हमने इतिहास को भी 3 कालखंडों में बांटा था, एक प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। तो अब हम क्या करेंगे, आज हम आद्य ऐतिहासिक काल पर चर्चा करेंगे, जिसको हम पास्ट हिस्टोरिक पीरियड के नाम से जानते हैं। देखिए आद्य ऐतिहासिक काल या पास्ट हिस्टोरिक पीरियड, और इसका जो समय है वो है 2500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। जो आद्य ऐतिहासिक काल है, पास्ट हिस्टोरिक पीरियड, इसको 2 अलग अलग कालखंडों में बांटा जाता है। एक कालखंड है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का, और ये 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक माना जाता है। और दूसरा जो कालखंड है वैदिक सभ्यता, ये 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक माना जाता है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें जो भी चीजें पढ़नी है, ये हमने जो आपका आद्य ऐतिहासिक काल को 2 कालखंडों में बताया, हम ये भारत के परिप्रेक्ष्य में हम इसका अध्ययन करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का भी अध्ययन करते हैं, वैदिक सभ्यता का अध्ययन करते हैं। लेकिन हमें ध्यान ये देना है कि ऐसे स्थान जिनका मध्य प्रदेश में साक्ष्य मिलता है, हमें उन स्थानों पर चर्चा करनी है। तो जो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का मध्य प्रदेश में कोई भी विस्तार नहीं था। और दूसरी चीज क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। समझ रहे हैं, यहां पर क्या होता था, कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब यह है कि तांबे के साथ साथ टिन का प्रयोग करना मनुष्य सीख गया था। लेकिन अभी मध्य प्रदेश में जब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार नहीं था, तो मध्य प्रदेश में एक नई सभ्यता उस समय पर विकसित थी, जिसका नाम था ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता। ठीक है, और ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता का जो कालखंड माना जाता है वो 2000 बीसी से लेकर 900 बीसी तक माना जाता है। तो हम आज की क्लास में ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर थोड़ा सा बात किया जाए, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इसका समय जो है 2500 बीसी से लेकर 1500 तक बीसी माना जाता है। देखिए इस सभ्यता का जो विस्तार हमें मिलता है, आपने जब भारत का इतिहास पढ़ा होगा, इस सभ्यता का जो विस्तार मिलता है वो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में मिलता है, भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। ठीक है, भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में इसका विस्तार मिलता है, मतलब भारत में भी इसका विस्तार मिलता है, पाकिस्तान में भी इसका विस्तार मिलता है, और अफगानिस्तान में भी कुछ इसका विस्तार मिलता है। मध्य प्रदेश में इसका एक भी विस्तार नहीं है। मध्य प्रदेश में इस सभ्यता का कोई विस्तार नहीं था, इसलिए यहां कोई भी साक्ष्य नहीं मिले, कोई भी साक्ष्य नहीं मिले। ठीक है, कोई भी साक्ष्य यहां पर नहीं मिले हैं मध्य प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता के। इसी समय मध्य प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में, उसके आसपास के क्षेत्रों में एक अन्य सभ्यता विकसित थी, जिसे ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के नाम से
जाना जाता है, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता तो मध्य प्रदेश में उसका विस्तार नहीं था, उसी समय में मध्य प्रदेश तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में एक अन्य सभ्यता विकसित थी। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कुछ गुजरात में, कुछ राजस्थान में। वो सभ्यता क्या कहलाई? आपकी ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता कहलाई। अब हम जो भी चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता का अध्ययन करेंगे, उसके बाद फिर वैदिक सभ्यता देखेंगे कि मध्य प्रदेश में वैदिक सभ्यता का विस्तार हमें दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे, आप सबसे पहले हेडिंग डालिए ताम्रपाषाण कालीन या ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल या इंग्लिश में इसको चाल्कोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। ताम्रपाषाण काल या चाल्कोलिथिक एज, इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 200 BC से लेकर 900 BC तक, 200 BC से लेकर 900 BC तक। ठीक है, कुछ जगह आपको 200 BC से लेकर 700 BC तक भी मिलेगा, तो लगभग दोनों सही है, गलत नहीं है वो भी। ठीक है ना, 200 BC से लेकर 900 BC तक हमने इसका समय माना है ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता का। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता होती क्या है या ताम्रपाषाण काल क्या है। तो वह काल जब मनुष्य पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग करने लगा, जब मनुष्य पत्थर, क्योंकि सबसे पहले पाषाण काल आया जब मनुष्य केवल पत्थर का प्रयोग करता था, और फिर जब मनुष्य का जीवन उन्नत हुआ थोड़ा सा, तो उसने पत्थर के साथ साथ जो पहली धातु प्रयोग की, वो पहली धातु कौन सी थी? तांबा थी। इसलिए जिस कालखंड में तांबे का प्रयोग किया गया उसे एक नई सभ्यता का नाम दिया गया, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता। ठीक है, तो वह काल जब मनुष्य पत्थर के साथ साथ तांबा का प्रयोग करने लगा, उसे ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। वह काल जिसमें मनुष्य पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग करने लगा, उसे ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी है और पहली धातु से बना पहला औजार कौन सा है। तो आप यहां पर बता दीजिएगा कि मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी है? तांबा है, जिसको हम इंग्लिश में कॉपर कहते हैं, शॉर्टकट में इसको Cu से लिखा जाता है। ठीक है, और मनुष्य द्वारा प्रयोग किया गया पहला औजार, मनुष्य द्वारा तांबे का प्रयोग किया गया पहला औजार कौन सा था आपका? कुल्हाड़ी था। ठीक है, जब उसने पत्थर का प्रयोग किया तो पत्थर से भी उसने सबसे पहले क्या बनाई? कुल्हाड़ी या हस्त कुठार बनाया। क्यों? क्योंकि मनुष्य कहीं ना कहीं से अभी भी भोजन के लिए शिकार पर निर्भर था। समझ रहे हैं? शिकार, हालांकि मनुष्य नवपाषाण काल में खेती करना सीख गया, फसल के भी साक्ष्य मिले, पहली फसल उसने गेहूं बोई फिर जौ बोरा, लेकिन उसके लिए सबसे उपयोगी औजार जो था वो उस समय कुल्हाड़ी ही था। ठीक है ना, तो मनुष्य ने जब धातु तांबा प्रयोग की तो तांबे से पहला औजार उसने जो बनाया वो कुल्हाड़ी ही बनाया। अब देखिए, मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण लिंग सभ्यता के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। मध्य प्रदेश में आप देखिए कि मध्य प्रदेश में दो क्षेत्र, एक नर्मदा नदी घाटी के आसपास का क्षेत्र, मतलब जहां नर्मदा नदी घाटी है उसके आसपास क्षेत्र, और दूसरा जो है
पूरा मालवा क्षेत्र कह लीजिए और मालवा के आसपास का क्षेत्र, यहाँ पर सबसे ज्यादा ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। ये जो हमने मैप बनाया हुआ है, इस मैप में जितने भी स्थान लिखे हैं वो प्रमुख स्थान है ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के। ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता में मुख्य रूप से कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं, तो अगर आप देखेंगे ताम्रपाषाण कालीन में, ताम्रपाषाण काल समय में जो सबसे ज्यादा आप कह लीजिए कि जो सबसे ज्यादा सामग्री मिली है या सबसे ज्यादा जो वस्तु मिली है वो है मृदभांड, लाल मृदभांड, काले मृदभांड, समझ रहे हैं, चित्रित मृदभांड। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। जो सबसे ज्यादा ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता में आपका उपकरण या औजार मिला है वो क्या है, मृदभांड या मिट्टी के बर्तन, जो मनुष्य उस समय पर प्रयोग करता था। ठीक है, तो आप इस पे बताएं सबसे पहले कि इस सभ्यता का क्षेत्र क्या था। मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता का क्षेत्र अगर पूछा जाए तो आपको बताना है नर्मदा नदी घाटी के आसपास का क्षेत्र, नर्मदा नदी घाटी के आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र, और दूसरा आपको बताना है मालवा के आसपास का क्षेत्र, मालवा के आसपास का क्षेत्र, मालवा के आसपास का क्षेत्र। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि नर्मदा नदी घाटी के आसपास का क्षेत्र और मालवा के आसपास का क्षेत्र जो है वहां पर सबसे ज्यादा ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले। अब आप बताइए कि मध्य प्रदेश में जो साक्ष्य मिले हैं उनमें से मुख्य रूप कौन कौन से, ताम्रपाषाण है ना, ताम्रपाषाण कालीन साक्ष्य, कौन कौन से साक्ष्य मध्य प्रदेश से मिले हैं, ताम्रपाषाण कालीन साक्ष्य जो मध्य प्रदेश से मिले हैं। ये बात ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के जो साक्ष्य मिले हैं उनमें से सबसे पहला है चित्रित मृदभांड। कौन है आपका जो पहला साक्ष्य जो सबसे ज्यादा मिला है वह है चित्रित मृदभांड। मृदभांड का मतलब क्या है, मिट्टी के बर्तन। तो पहला है चित्रित मृदभांड। दूसरा जो साक्ष्य मिला है वो है आपका तांबे के बर्तन व उपकरण, तांबे के बर्तन व उपकरण, तांबे के बर्तन व उपकरण। और तीसरा जो सबसे प्रमुख साक्ष्य है वो है ताम्रपाषाण कालीन बस्ती, ताम्रपाषाण कालीन बस्ती, ठीक है, ताम्रपाषाण कालीन बस्ती। ये तीन प्रमुख साक्ष्य जो है उस समय पर सबसे ज्यादा ताम्रपाषाण काल के समय के जो सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं मध्य प्रदेश में वो ये तीन साक्ष्य हैं। एक है चित्रित मृदभांड, दूसरा तांबे के बर्तन व उपकरण और तीसरा है ताम्रपाषाण कालीन। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से स्थल प्रमुख हैं अगर इनकी चर्चा की जाए कि कौन कौन से स्थल प्रमुख हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए पूरी चीज क्लियर होनी चाहिए कि ताम्रपाषाण काल वह काल है जब मनुष्य पत्थर के साथ साथ एक नई धातु का प्रयोग करना सीख किया, और वो कौन सी धातु थी, तांबा। तांबा मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी चीज मनुष्य ने इस धातु से जो पहला औजार बनाया, जो उसका उस समय कह लीजिए मूलभूत औजार था जिसकी सबसे ज्यादा उसे जरूरत थी, वो थी कुल्हाड़ी। मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी घाटी के आसपास का क्षेत्र है और दूसरी चीज मालवा के आसपास का क्षेत्र है, ये ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता का सबसे बड़ा मतलब ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता का जो क्षेत्र मध्य प्रदेश में माना जाता है मुख्य रूप से वो नर्मदा नदी घाटी के आसपास का क्षेत्र है और दूसरा मालवा के आसपास का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में जितने भी ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं उनमें से जो प्रमुख साक्ष्य हैं, एक है चित्रित मृदभांड, दूसरा तांबे के बर्तन व उपकरण और तीसरा है आपका ताम्रपाषाण कालीन बस्ती। ठीक है, अब हम हेडिंग डालेंगे कि मध्य प्रदेश के प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन स्थल, मध्य प्रदेश के प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन स्थल, मध्य प्रदेश के प्रमुख मध्य प्रदेश के प्रमुख
पाषाण कालीन स्थल, उसमें आप सबसे पहला स्थल बताएंगे आप नावदा टोली। जो नावदा टोली स्थल है यह मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण कालीन खोजा गया पहला स्थल है और ये महेश्वर में आता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही आती है पेपर में कि किस जिले में आता है, और महेश्वर जो है आपका खरगोन जिले में आता है। ठीक है, पहला जो स्थल खोजा गया वो था आपका नावदा टोली। देखिए, नावदा टोली स्थल मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण कालीन स्थल का खोजा गया पहला स्थल है। यहाँ पर आप देखिए ताम्र पाषाण काल के झोपड़ी नुमा घर मिले हैं, उसके अलावा लाल एवं काले रंग के मृद भांड मिले हैं, तांबे के उपकरण मिले हैं। दूसरा, इसके यहाँ पर कृषि के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर चावल, मटर, चना और गेहूं आदि के भी साक्ष्य मिले हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो नावदा टोली की जो सभ्यता थी या नावदा टोली जो स्थान था, यहाँ पर पूर्ण रूप से एक सभ्यता ही विस्तृत थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर झोपड़ी नुमा घर के भी साक्ष्य मिले हैं, लाल एवं काले रंगों के जो मृद भांड है, मिट्टी के बर्तन है वो भी मिले हैं, तांबे के उपकरण मिले हैं, उसके अलावा फसल के भी साक्ष्य मिले हैं। इसलिए जो नावदा टोली की सभ्यता है वो नावदा टोली क्षेत्र है, इसको नावदा टोली की सभ्यता के नाम से ही जाना जाता है। नावदा टोली की सभ्यता, नावदा टोली की सभ्यता, नावदा टोली की सभ्यता ही इस पूरी सभ्यता, मतलब नाम से ही इसे एक पूरी सभ्यता माना गया कि यह पूरी जो सभ्यता है उसका नाम ही नावदा टोली की सभ्यता है। कुछ लोग इसे, जो ये सभ्यता थी पूरी ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता मध्य प्रदेश में, इसे मालवा की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, मालवा की सभ्यता। ठीक है, कुछ लोग इसे नर्मदा नदी घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, नर्मदा नदी घाटी की सभ्यता, नर्मदा नदी घाटी की सभ्यता। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मनुष्य तांबे तथा तांबे के बर्तन प्रयोग करता था, उपकरण प्रयोग करता था, झोपड़ी नुमा, उस काल के झोपड़ी नुमा घर के भी साक्ष्य मिले हैं और फसलों के भी साक्ष्य मिलते हैं। मतलब ये था कि मनुष्य को मूलभूत जो भी वस्तुएं थी वो सब मनुष्य उस काल में क्या करता था, यहाँ पर जैसे फसल के जो साक्ष्य मिले हैं मतलब मनुष्य खेती भी करता था, घरों के साक्ष्य है मतलब मनुष्य स्थायी निवास बनाकर रहता था, और मिट्टी के बर्तन और तांबे के उपकरण भी उस कालखंड के मिले हैं। इसलिए इस सभ्यता को नावदा टोली की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग इसको मालवा की सभ्यता या कुछ लोग इसको नर्मदा नदी घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। दूसरी चीज, नर्मदा नदी के उत्तर में नावदा टोली की सभ्यता पाई गई और नर्मदा नदी के दक्षिण में क्या है, जो दूसरी सभ्यता एक पाई गई, मतलब जो दूसरा स्थान पाया गया ताम्र पाषाण कालीन, वो महेश्वर है। और महेश्वर भी किस जिले में आता है? खरगोन जिले में आता है। ये भी एक ताम्र पाषाण कालीन स्थल है खरगोन, और यहाँ पर भी ताम्र पाषाण काल के बहुत सारे औजार और आप कह लीजिए मृद भांड, तांबे के उपकरण पाए गए हैं महेश्वर से। तो खरगोन जिले में नावदा टोली भी है, दूसरा महेश्वर भी है। ये दोनों नर्मदा नदी के तट पर स्थित स्थल है। नर्मदा नदी के उत्तर में नावदा टोली स्थित है और नर्मदा नदी के दक्षिण में क्या है आपका महेश्वर स्थित है, और ये दोनों खरगोन जिले में आते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक स्थान है उज्जैन। उज्जैन में आप ये कह लीजिए कि उज्जैन तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में सर्वाधिक ताम्र पाषाण कालीन स्थल पाए गए हैं। उनमें से एक स्थल है, अगर बात किया जाए तो आप एक स्थल देखेंगे, उसमें कौन सा स्थल है? आप तीसरा स्थल अगर आप बताएं तो तीसरा स्थल आपका क्या है? कायथा। ठीक है, कायथा तीसरा जो ताम्र पाषाण कालीन स्थल है कायथा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये कहां पर स्थित है? ये उज्जैन में स्थित है। कायथा कहां स्थित है? उज्जैन में। देखिए कायथा जो है अगर आप बताएं तो काली सिंध नदी जो है चंबल की सहायक नदी है, तो काली सिंध नदी के तट पर स्थित है जो कायथा ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। ये काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर तांबे के कंकड़, छैनी, कुल्हाड़ी मिली है। उसके अलावा यहाँ पर लाल मृद भांड मिले हैं और तांबे और मिट्टी की पशु की आकृतियां मिली हैं। जो कायथा पाषाण कालीन स्थल है यह काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर तांबे धातु की या तांबे की कंकड़, छैनी व कुल्हाड़ी मिली है।
लाल मृदभांड मिले हैं, मतलब लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं, तांबे और मिट्टी की पशु की आकृतियां भी मिली हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा स्थल आप क्या बताएंगे? चौथा स्थल आप बताएंगे नागदा। और नागदा भी कहाँ स्थित है? उज्जैन में स्थित है। यह जो नागदा है यह चंबल नदी के तट पर स्थित है। यह ध्यान रखिएगा, यह चंबल नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर ताम्र पाषाण काल के मृदभांड एवं लघु पाषाण के अस्त्र मिले हैं। मतलब ताम्र पाषाण काल के यहाँ पर क्या मिले हैं? मृदभांड मिट्टी के बर्तन मिले हैं, और लघु पाषाण काल के यहाँ पर अस्त्र या औजार मिले हैं। ठीक है, उसके बाद डंगवाला। डंगवाला भी क्या है? यह उज्जैन से 32 किलोमीटर की दूरी पर है स्थित है, और यहाँ पर ताम्र पाषाण कालीन बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, उज्जैन में ही डंगवाला स्थित है, उज्जैन से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यहाँ पर ताम्र पाषाण कालीन बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। तो ये आप कह लीजिए ये आपका पांचवा स्थल है डांगवाला। ये कहाँ स्थित है? उज्जैन में स्थित है। ठीक है, तो ये 5 प्रमुख स्थल आपके क्या हो गए? ताम्र पाषाण कालीन स्थल। उसके बाद अगर अगले स्थल की बात किया जाए तो अगला स्थल है आपका एरण, और एरण किस जिले में आता है? सागर जिले में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है एरण। ये किस जिले में आता है? सागर जिले में आता है। देखिए, एरण का जो प्राचीन नाम पेपर में पूछा जाता है कि एरण का जो प्राचीन नाम है यह है एरणिक। एरणिक इसका प्राचीन नाम है, और एरण को अशोक ने बसाया था। एरण नगर की स्थापना जो है अशोक ने की थी। ठीक है ना, अशोक की स्थापना जो है, या एरण को किसने बसाया था? तो इसकी स्थापना जो है अशोक ने की थी। भारत में आप देखेंगे जो सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है, सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य, सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य जो है यहीं से मिलता है। एरण से ही सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। एरण एक ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ पर तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, सोने के गोल टुकड़े मिले हैं, मिट्टी की पशु की आकृति मिली है, लाल एवं काले मृदभांड मिले हैं, चित्रित मृदभांड मिले हैं, और ताम्र पाषाण कालीन बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, एरण से क्या मिला है? तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, सोने के गोल टुकड़े मिले हैं, मिट्टी की पशु की आकृति मिली है, लाल काले मृदभांड मिले हैं, चित्रित मृदभांड मिले हैं, और ताम्र का पाषाण कालीन बस्ती के साक्ष्य यहाँ से आपके मिले हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट आपका स्थान है। एरण के बाद आप देखिए 7वें स्थान पर जो 7वां स्थल है वो है आपका आवरा। और आवरा कहाँ है? ये आपका मंदसौर में है। आवरा किस जिले में आता है? मंदसौर में है। मंदसौर सिवना नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, देखिए आवरा या मंदसौर में आप देखेंगे यहाँ पर पाषाण काल से लेकर गुप्त काल तक की सामग्री मिली है। आवरा में पाषाण काल से लेकर गुप्त काल तक की यहाँ पर सामग्री मिली है। दूसरी चीज, यहाँ पर लाल काले सफेद रंग से रगे एवं उत्कीर्णित मृदभांड मिले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लाल रंग के भी मृदभांड मिले हैं, लाल के बाद काले रंग के भी मृदभांड मिले हैं, सफेद रंग से रगे हुए उन पर उत्कीर्णित मतलब उस पर कुछ लिखा हुआ है, उत्कीर्णित मृदभांड मिले हैं। ठीक है ना, आवरा या मंदसौर से। उसके बाद अगला स्थल आप बताएंगे 8वां जो स्थल है, 8वां स्थल है आपका खेड़ी नामा। खेड़ी नामा कहाँ है आपका? खेड़ी नामा जो है ये होशंगाबाद जिले में आता है। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर ये भी नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर क्या है? झोपड़ी। यहाँ पर ताम्र पाषाण कालीन बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। ताम्र पाषाण कालीन बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। ताम्र पाषाण कालीन बस्ती के साक्ष्य मिले हैं खेड़ी नामा में। ठीक है, खेड़ी नामा में भी ताम्र पाषाण कालीन बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद आप देखेंगे एक स्थान है बेसनगर। यहां लिख रहे हैं हम 9वां स्थान जो है आपका बेसनगर। जो बेसनगर है ये विदिशा है, विदिशा को ही बेसनगर के नाम से जाना जाता है। इसकी भी स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। ठीक है ना, तो बेसनगर या विदिशा, यहाँ पर भी क्या मिला है? यहाँ पर भी ताम्र पाषाण कालीन बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। ताम्र पाषाण कालीन बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। ताम्र पाषाण कालीन बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आपका बेसनगर में या विदिशा में। और एक लास्ट स्थल है 10वां आपका आजाद नगर। और आजाद नगर ये कहाँ आता पड़ता है? आजाद नगर जो है आपका ये इंदौर में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? इंदौर में। और यहाँ पर भी ताम्र पाषाण कालीन बस्ती के साक्ष्य मिले हैं।
ताम्र पाषाण कालीन बस्ती के साक्ष्य मिले। ठीक है, ताम्र पाषाण कालीन बस्ती के साक्ष्य मिले। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में आपको ये 10 प्रमुख ताम्र पाषाण कालीन स्थल आपको याद रखना है। ठीक है ना। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है नावदा टोली, यहां पर खोजा गया पहला स्थल है, तो नावदा टोली। दूसरा है आपका महेश्वर, ये दोनों खरगोन जिले में स्थित है। कायथा, नागदा और डंगवाला ये उज्जैन जिले में स्थित है। एरण सागर जिले में स्थित है। आवरा मंदसौर में है। खेड़ी नामा होशंगाबाद में है। पेश नगर में विदिशा है और आजाद नगर में क्या है आपका इंदौर। ये मध्य प्रदेश के 10 प्रमुख ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, यहां पर मनुष्य तांबे धातु का प्रयोग करता था। आपने देखा, हमने बताया तांबे के बर्तन, तांबे के उपकरण अधिकतर स्थानों से मिले हैं। मृद भांड मिले हैं, लाल मृद भांड, काले मृद भांड, सफेद रंगों से रंगे मृद भांड, चित्रित मृद भांड, वो सब चीजें मिली हैं। ठीक है, ताम्र पाषाण कालीन बस्ती के साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पर पहले बस्ती थी, पूरी सभ्यता ही यहाँ पर विकसित थी। तो ये आपके मध्य प्रदेश के ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। अब देखिए, जब ताम्र पाषाण कालीन आप देखेंगे कि जब मनुष्य क्या था, ताम्र पाषाण काल के समय मनुष्य पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग करता था। लेकिन जब मनुष्य का जीवन और उन्नत हुआ, एक चीज ध्यान रखना है, जो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता थी यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये बात ध्यान रखिएगा, यह एक ऐसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह एक नगरीय सभ्यता थी। तो जो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। ताम्र पाषाण काल में जो हमने स्थल पढ़े उसमें आप देखिए कि जो एरण स्थल है, जिसको हमने बताया कि एरण जो है ये सागर जिले में स्थित है। एरण जो एरण नगर की स्थापना जो है अशोक ने की थी। एरण एक चीज के लिए और सबसे ज्यादा फेमस है, जो पेपर में पूछा जाता है, एरण को स्वभोग नगर के नाम से भी जाना जाता है। जो एरण आपका स्थल है, कल हमने बताया कि इसका जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम वो क्या था आपका, एरणिक था। एक चीज तो हमें ये ध्यान रखना है एरण से रिलेटेड। दूसरा, इसका एक अन्य नाम हमें मिलता है स्वभोग नगर, स्वभोग नगर। ठीक है, स्वभोग नगर। दूसरी चीज, ये बात हमने आपको बताई थी कि इसको किसने बसाया था, अशोक द्वारा स्थापित किया गया था। अशोक द्वारा स्थापित व्यापारिक नगर था ये, तो अशोक द्वारा इसकी स्थापना की गई थी एरण की। ठीक है, देखिए इससे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में सती प्रथा का जो प्रथम साक्ष्य मिला है वो एरण से ही मिला है। भारत में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य जो है, भारत में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य, भारत में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य एरण के अभिलेख से ही, एरण के अभिलेख से ही, एरण के अभिलेख से ही पता चलता है। ठीक है, भारत में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य एरण के अभिलेख से ही पता चलता है। ये पॉइंट पेपर में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब ये जो सती प्रथा का साक्ष्य मिला है ये गुप्त वंश से मिला हुआ है, या आप कह सकते हैं गुप्त काल से। ठीक है, ये कहां से मिला है हमें, ये जो सती प्रथा का साक्ष्य हमें मिला है ये गुप्त काल से मिला है। गुप्त काल में भानुगुप्त जो राजा थे या भानुगुप्त जो शासक थे, उनका एक सेनापति था, सेनापति। ठीक है, गोपराज। कौन था, गोपराज। इसकी पत्नी थी, इसकी पत्नी के सती होने के साक्ष्य मिले। ठीक है, इसकी पत्नी के सती होने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है ना। भारत में जो सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है वो गुप्त वंश से मिलता है या गुप्त काल से मिलता है। भानुगुप्त जो शासक थे उनका सेनापति था गोपराज, और गोपराज जो है, गोपराज की पत्नी के सती होने के साक्ष्य जो है वो आपके एरण के अभिलेख से मिलते हैं, और आज भी ये अभिलेख जो है एरण में मौजूद है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको जो है इससे ध्यान रखना है।
देखिए भारत में जो सती प्रथा है, अगर आप बात करें कि जो सती प्रथा है, भारत में सती प्रथा 1829 में सती प्रथा बंद की गई थी, ठीक है ना। सती प्रथा का अंत किया गया था 1829 में, सती प्रथा का अंत किया गया था, अंत किया गया था, ठीक है। और किसके प्रयास से किया गया था? राजा राम मोहन के प्रयास से किया गया था। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय तथा लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से किया गया था, प्रयासों से किया गया, ठीक है। भारत में जो सती प्रथा है इसका अंत 1829 में किया गया, राजा राम मोहन राय तथा लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से सती प्रथा को क्या किया गया? बंद किया गया, ठीक है। तो ये जो पाषाण का ताम्र पाषाण कालीन स्थल है मध्य प्रदेश के, जिसमें ये एरड़ था, एरड़ से भी जो है कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी, तो उन चीजों की भी हमने चर्चा यहाँ पर कर ली है। एक पॉइंट हमें यहाँ से और बताना है कि देखिए इसमें एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो कायथा, नागदा और देखिए कायथा, दूसरा नागदा, ये दोनों कैसे स्थल हैं? ये दोनों ताम्रपाषाण कालीन स्थल हैं, ताम्रपाषाण कालीन। और एक है भीमबेटका, भीमबेटका, ये कैसा स्थल है? ये है पाषाण कालीन, पाषाण कालीन। इन तीनों स्थलों की जो खोज है वो आपको ध्यान रखना है। इन तीनों स्थलों की जो खोज है वो डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर ने की थी, डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर ने की थी, ठीक है। ये डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर जो थे ये पुरातत्वविद थे, ठीक है। इनका जो जन्म है, इनका जन्म 1919 में 3 मई 1919, इनका जन्म जो है 3 मई 1919 को नीमच में हुआ था, ठीक है। 3 मई 1900 इनका जन्म जो है 3 मई 1919 को कहाँ हुआ था? आपका नीमच में हुआ था। ये चीज आपको यहां पर बतानी है। और इन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण काम ये किया था कि विलुप्त सरस्वती नदी का, विलुप्त सरस्वती नदी का सैटेलाइट से, सैटेलाइट के माध्यम से भूमिगत मार्ग का पता लगाया था, भूमिगत मार्ग का पता लगाया था। जो आपके डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर थे, ये भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारी थे। इन्होंने क्या किया था कि जो सरस्वती नदी, विलुप्त सरस्वती नदी है, उसका भूमिगत मार्ग जो है वो सैटेलाइट के माध्यम से इन्होंने लगाया था। और मध्य प्रदेश में विभिन्न पाषाण कालीन स्थलों तथा ताम्र पाषाण कालीन स्थलों की खोज में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है, पेपर के पॉइंट व्यू से ये चीज क्या है आपकी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के बाद क्या होता है कि मध्य प्रदेश में जैसे जैसे ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता आगे बढ़ी तो मनुष्य में भी क्या हुआ, बहुत सारी अच्छाइयां आई, मनुष्य का जीवन और अधिक उन्नत होने लगा। तो मनुष्य जो अभी केवल तांबे धातु का प्रयोग करता था, वो क्या किया कि तांबे के साथ साथ एक और नई धातु का प्रयोग करना सीख गया, टिन का। और तांबे और टिन का प्रयोग करके उसने एक नई धातु बनाई जिसका नाम था कांस्य, ठीक है। और जो सभ्यता वो कहलाई, वो कौन सी सभ्यता कहलाई? आपकी कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता में, जब ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता में ग्रामीण सभ्यता से और अधिक उत्कृष्टता आई, क्योंकि हमने आपको बताया कि जो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता थी ये कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। तो जब इसमें ग्रामीण सभ्यता से और अधिक उत्कृष्टता आई,
और अधिक उत्कृष्टता आई और इसमें और अधिक अच्छाइयां सम्मिलित हुई। जब इसमें और अधिक उत्कृष्टता आई और इसमें और अधिक अच्छाइयां सम्मिलित हुई तो मानव का जीवन क्या हुआ, थोड़ा सा और उन्नत हुआ और उसने कांसे के साथ साथ एक नई धातु का और प्रयोग किया या एक नई धातु का और प्रयोग करना सीख गया। वो कौन सी धातु थी? टिन। मतलब उसने कांसे का तो प्रयोग करता ही था, कांसे के साथ साथ आप ऐसा लिख लीजिए कांसा, प्लस उसने क्या किया, टिन धातु का प्रयोग करना सीख लिया और जो धातु बनाई उसे क्या कहा गया? कांस्य। कांस्य को इंग्लिश में कहते हैं ब्रोंज। क्या कहते हैं? ब्रोंज। ठीक है। और ये जो सभ्यता कहलाई आपकी, ये सभ्यता क्या कहलाई आपकी? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता। अब देखिए जो कांस्य युगीन सभ्यता है, इसी ये कौन सी सभ्यता है? इसी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, जो कांस्य युगीन सभ्यता है इसी को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है दिमाग में कि ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता में जब ग्रामीण सभ्यता से और अधिक उत्कृष्टता आई तो इसमें और अधिक अच्छाइयां सम्मिलित हुई और मानव का जीवन धीरे धीरे क्या हुआ? उन्नत होने लगा। और मानव क्या है? तांबे के साथ साथ एक नई धातु टिन का प्रयोग करना सीख गया और जो सभ्यता उसने विकसित की उसको क्या कहा? कांस्य युगीन सभ्यता कहा। और कांस्य युगीन सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपने पढ़ा अभी हमने आपको बताया कि जो कांस्य युगीन सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है, इसका कोई भी साक्ष्य मध्य प्रदेश के अंदर नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि जो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी इसका जो विस्तार हमें मिलता है भारत के उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में मिलता है। आप अगर देखें भारत के मैप में या भारत के नक्शे में तो आप देखेंगे कि ये जो सभ्यता है कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता का जो विस्तार दिखाई देता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है या कांस्य युगीन सभ्यता का जो विस्तार हमें दिखाई देता है वो आप विस्तार देखेंगे इसका इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश भारत के इस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास दिखाई देता है। जो भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र का इसका जो विस्तार हमें दिखाई दे रहा है कांस्य युगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का, वो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में दिख पड़ता है। भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में इसका विस्तार था या इसी क्षेत्र को कहते हैं सप्त सैंधव क्षेत्र। 7 नदियों वाला जो क्षेत्र है सप्त सैंधव क्षेत्र या 7 नदियों वाला क्षेत्र, 7 नदियों वाला क्षेत्र। ठीक है, इस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। ठीक है, जो कांस्य युगीन सभ्यता विकसित हुई ये सभ्यता भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में क्या है, इस सभ्यता का विकास हुआ। जो कांस्य युगीन सभ्यता है ये बात ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता, इस सभ्यता का मध्य प्रदेश में कोई विस्तार नहीं मिलता है। यहां पर आप नोट कर लीजिएगा नीचे कि इस सभ्यता का मध्य प्रदेश में कोई विस्तार नहीं मिलता है, कोई विस्तार नहीं मिलता है। ठीक है, कोई विस्तार नहीं मिलता है। जैसे आपने पढ़ा होगा भारत के इतिहास में कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका विस्तार मध्य प्रदेश के पंजाब क्षेत्र में मिलता है, गुजरात क्षेत्र में मिलता है, पाकिस्तान के बहुत सारे क्षेत्रों में मिलता है। ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश में उस समय तक इस सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के बाद जिस सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं वो है लौह युगीन सभ्यता। ठीक है, तो अभी हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक चीज यहां पर क्लियर कर दें कि जब मनुष्य कांसे के साथ साथ तांबे का प्रयोग करना सीखा तो जो सभ्यता विकसित हुई वो कांस्य युगीन सभ्यता विकसित हुई।
मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, लेकिन ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के बाद जो सिंधु घाटी सभ्यता आई, सिंधु घाटी सभ्यता के मध्य प्रदेश में एक भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो विस्तार क्षेत्र था वो भारत के इस क्षेत्र में था और भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में था। इस क्षेत्र का मध्य प्रदेश में कोई भी विस्तार नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता का मध्य प्रदेश में कोई भी विस्तार नहीं था, इसलिए यहां कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता, कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलता, ऐसा लिख लीजिएगा, मध्य प्रदेश में नहीं मिलता। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जब आप भारत में, अगर भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो भारत के इतिहास में आपने देखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का विकास होता है। वैदिक सभ्यता का विकास कहाँ होता है? प्रारंभिक समय में जो वैदिक सभ्यता थी वो जो क्योंकि वैदिक सभ्यता को दो कालखंडों में बांटा गया है, एक ऋग वैदिक कालीन सभ्यता और दूसरा उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। तो जो ऋग वैदिक कालीन सभ्यता थी उनका जो विस्तार क्षेत्र था वो कहाँ था? जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्षेत्र था। ठीक है, मतलब ऋग वैदिक काल में भी मध्य प्रदेश का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि इनका विस्तार क्षेत्र वहीं था जहां सिंधु घाटी सभ्यता का विकास था, वहीं पर ऋग वैदिक काल में आर्यों का भी विस्तार था। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या है कि ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के बाद मध्य प्रदेश में कुछ छोटे मोटे साक्ष्य जो है वो लौह युगीन सभ्यता और दूसरा महापाषाण युग सभ्यता के भी मिले हैं। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा हम लौह युगीन सभ्यता और महापाषाण युगीन सभ्यता के बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि जो हमारा अगला टॉपिक होगा उसमें हम वैदिक सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे कि वैदिक सभ्यता जब विकसित हुई आर्यों द्वारा, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हुआ? अंत हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के अंत में भी अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कुछ लोगों का ये मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता का नाश हुआ। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो प्राकृतिक आपदाएं आई जैसे भूकंप आया, इसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का जो है विनाश हुआ। लेकिन जो सबसे सटीक थ्योरी इसमें मानी जाती है, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि जो आर्य थे, आर्य विदेशी थे और इन्होंने क्या किया कि आर्य ने जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र था इस पर आक्रमण किया। मतलब यह है कि आर्यों द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का क्या किया गया? नाश किया गया। और सिंधु घाटी सभ्यता का नाश होने के बाद आर्यों द्वारा जो नई सभ्यता विकसित की गई वो वैदिक सभ्यता थी। ठीक है, तो हम वैदिक सभ्यता की चर्चा क्या करेंगे वो हम अगली क्लास में करेंगे। अभी हम केवल और केवल देखिए, मध्य प्रदेश में ये ध्यान रखना है कि ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के बाद जो सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं वो आपकी कौन सी सभ्यता है? लौह युगीन सभ्यता, या इसको आयरन एज के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के बाद आयरन एज या लौह युगीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। देखिए, भारत में सबसे पहली बार जो आयरन है वो कहां पाया गया था, ये ध्यान रखना है। 1000 बीसी में कहां पाया गया था? बिहार में पाया गया था। 1000 बीसी में कहां पाया गया था? बिहार में पाया गया था। भारत में पहली बार जो लोहा है वो 1000 बीसी में बिहार में पाया गया था। ठीक है, इसलिए यहां पर जो टाइम पीरियड इसका लिखा हुआ है लौह युगीन सभ्यता का 1000 बीसी लिखा हुआ है। देखिए, मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के बाद जो लौह युगीन सभ्यता है उसके साक्ष्य मिले हैं। जो मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है, क्योंकि लौह युगीन सभ्यता के साक्ष्य भी क्या है? मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र मिले हैं। ठीक है ना, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में कहां पर? जो भिंड, मुरैना, श्योपुर और ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर और ग्वालियर क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में लौह युगीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है ना, मध्य प्रदेश के पूरे क्षेत्र में तो नहीं मिले हैं लौह युगीन सभ्यता के साक्ष्य, केवल उत्तर क्षेत्र में आपको 4 जिले ध्यान रखना है, भिंड, मुरैना, श्योपुर और ग्वालियर। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश के किन जिलों से लौह युगीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, तो आपको वहां पर ध्यान रखना है भिंड, मुरैना, श्योपुर और ग्वालियर से लौह युगीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं।
अब देखिए, लौह युगीन सभ्यता के साथ साथ मध्य प्रदेश में एक अन्य सभ्यता के भी थोड़े मोड़े साक्ष्य मिले हैं, मतलब थोड़ा साक्ष्य मिला है। और यह सभ्यता क्या है? महापाषाण युगीन सभ्यता या महापाषाण युग, ठीक है ना, महापाषाण युगीन सभ्यता या महापाषाण युग। इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 1700 BC से लेकर 1000 BC के आसपास माना जाता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या किया गया है, जो महापाषाण युगीन सभ्यता है ये बेसिकली दक्षिण भारत की सभ्यता है। इसी बीच में दक्षिण भारत में एक सभ्यता विकसित थी, महापाषाण युगीन सभ्यता, ठीक है। इस सभ्यता में क्या किया गया था कि पत्थरों के बड़े बड़े आकार के, मतलब बड़े बड़े पत्थरों के क्या किया गए थे, स्मारक बनवाए गए थे, बड़े बड़े पत्थरों की समाधियां बनवाई गई थी। दक्षिण भारत में जो है ये मुख्यतः जो सभ्यता थी दक्षिण भारत की थी। दक्षिण भारत में क्या किया गया कि महापाषाण, महापाषाण का मतलब क्या है कि बड़े आकार के पत्थर, बड़े आकार के पत्थरों के स्मारक बनाए गए, बड़े आकार के पत्थरों की समाधियां बनाई गई थी। लौह युगीन सभ्यता के समय ही मध्य प्रदेश में दक्षिण की महापाषाण सभ्यता के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। विशाल पत्थर की कब्रें निर्मित की गई थी, विशाल पत्थर की क्या की गई थी, कब्रें निर्मित की गई थी, जिसमें लौह सामग्री प्रयोग की गई थी। मतलब ये था कि महापाषाण सभ्यता जो थी और लौह युगीन सभ्यता थी, ये सभ्यता लगभग एक दूसरे के आसपास की ही सभ्यता थी, क्योंकि उस काल के जो पत्थर मिले हैं महापाषाण युगीन सभ्यता के, उसमें लोहे की सामग्री प्रयोग की गई थी। उन महापाषाण पत्थरों को बनाने में क्या किया गया था, जो कब्रें बनाई गई थी, स्मारक बनाए गए थे, उसमें लौह सामग्री प्रयोग की गई थी। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले तथा रीवा जिले से क्या किया गया है, ऐसे स्मारक जो है आपके उत्खनित किए गए हैं जो महापाषाण युग के हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, मध्य प्रदेश में सबसे पहले ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता थी, ठीक है ना, मतलब पाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल का समय आया। ताम्रपाषाण काल समय के बाद जो सिंधु घाटी सभ्यता भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में विकसित हुई, उसका मध्य प्रदेश में कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। इसलिए मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के बाद जिस सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं वो कौन सी सभ्यता है, लौह युगीन सभ्यता है। लौह युगीन सभ्यता के बाद जो साक्ष्य मिले हैं सेम उसी लौह युगीन सभ्यता के समय के ही दक्षिण की महापाषाण युग, महापाषाण सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अब देखिए महापाषाण सभ्यता के बाद मध्य प्रदेश में जो साक्ष्य मिले हैं वो वैदिक सभ्यता के मिले हैं, ठीक है। अब वैदिक सभ्यता के बारे में क्या है, वैदिक सभ्यता किसकी सभ्यता थी, ये आर्यों द्वारा विकसित की गई सभ्यता थी, ये ध्यान रखना है आपको। आर्यों ने ये सभ्यता विकसित की, मतलब ये था कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ, और इतिहासकारों का जो ये मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत जो है वो आर्यों के द्वारा किया गया। आर्य जो है वो पूर्णतः विदेशी थे, इनका जो निवास स्थान था वो मध्य एशिया था मुख्यतः, और ये इराक ईरान के रास्ते से भारत में आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जब आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता का नाश किया, उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इसी क्षेत्र में, क्योंकि जो वैदिक सभ्यता है ये दो कालखंडों में विभाजित की जाती है, एक है ऋग वैदिक कालीन सभ्यता, ऋग वैदिक कालीन सभ्यता, और दूसरा है उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। तो जो ऋग वैदिक कालीन सभ्यता थी उसका नाम ऋग वैदिक, क्योंकि वैदिक सभ्यता है तो उसका नाम ऋग वैदिक कालीन सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि इसी काल में जो हमें जानकारी मिलती है ऋग वैदिक कालीन सभ्यता की वो ऋग्वेद के माध्यम से मिलती है। उसी काल में क्या हुआ था, ऋग्वेद की रचना की गई थी, इसलिए जो भी हमें जानकारियां मिलती हैं वो ऋग्वेद से मिलती हैं, इसलिए उस सभ्यता का नाम ही रख दिया गया ऋग वैदिक कालीन सभ्यता, ठीक है। तो पहले प्रारंभिक जो सभ्यता आर्यों ने विकसित की वो क्या थी आपकी, जो सप्त सैंधव क्षेत्र था, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र था, वहीं पर जो है आपकी प्रारंभिक में जो ऋग वैदिक कालीन सभ्यता थी वो विकसित की गई थी। उसके बाद उन्होंने अपना विस्तार क्या किया, उन्होंने अपना विस्तार जो है पूर्व में जो उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता थी, इन्होंने अपना विस्तार जो है धीरे धीरे उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में आर्यों ने बढ़ाया, और यहाँ पर इनका विस्तार जो है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी तक था, मतलब आप कह सकते हैं कि दक्षिण में उनका जो विस्तार था वो नर्मदा नदी तक था, और पूर्व में इनका विस्तार जो है गंडक नदी था। तो उन्होंने अपने विस्तार को जो है उत्तर वैदिक काल में बढ़ाया है, ठीक है। इसकी चर्चा जो है हम अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो वैदिक कालीन सभ्यता होगा, तो इसकी जो कंप्लीट चर्चा है हम जो है वैदिक कालीन सभ्यता की नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।